हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे हैं। होप सभी बच्चे एकदम मस्त होंगे। तो ये वीडियो जो है बच्चे, ये जो मई 24 का एग्ज़ाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट के बच्चे, उनके लिए जो टैक्स के अंदर एंड इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स के अंदर स्पेसिफिकली जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा बच्चे। तो पहले एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसे अमेंडमेंट कोई बहुत हैवी नहीं आई है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर अमेंडमेंट्स आई हैं और एक दो अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखना, और 4 से 5 नंबर मुझे ऐसा लगता है कि इस अमेंडमेंट के अंदर से एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर अमेंडमेंट ये कब आई है और किस एंगल से है। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि आपका जो एग्जाम है वो है मई 24 में। ठीक है बच्चा, जस्ट अ सेकेंड। बेसिकली आपका जो एग्जाम है वो है मई 24 के अंदर। तो आपके लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है जो अभी अभी खत्म हुआ है, दैट इज 23-24। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चे बजट जब Feb 23 में प्रेजेंट हुआ था ना, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो हम एग्जाम पर्पस के लिए एक साल पहले चल रहे होते हैं। तो 2023 का बजट आपके लिए रेलिवेंट है। 2023 का मतलब अभी 2024 फरवरी निकल चुका है। अभी जो बजट था वो आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। पिछले साल लास्ट ईयर जो February 23 में बजट पास हुआ वो आपके लिए रेलेवेंट है। और वो जो पास हुआ था तो वो 1/4 से लेके 31 मार्च 24 के लिए वो एप्लीकेबल था। एंड क्या हमारा जो स्टडी मटेरियल था सी ए सी एम ए सी एस का, क्या वो सर ऑलरेडी अपडेटेड था? जी हाँ। लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस आ जाती हैं बच्चे। बेसिकली आपकी जो नोटिफिकेशंस है ना, आपको अपने एग्जाम के लिए जो 31 अक्टूबर तक जो नोटिफिकेशंस आई हैं, दैट इज 31 अक्टूबर से पहले पहले जो भी नोटिफिक, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, आपका जो स्टडी मटेरियल होता है वो 30/4 को पब्लिश हो जाता है। उसमें 30/4 तक की अमेंडमेंट्स होती हैं। 30/4 से लेके एक, सॉरी, 31 अक्टूबर तक जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो थ्रू नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स हमें कैप्चर करने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वही नोटिफिकेशंस कैप्चर कर रहा हूँ जो 1/5/23 से 31 अक्टूबर 10 के हैं। इसके बाद का कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर आपके लिए रेलेवेंट नहीं होता बच्चे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन या पहला चेंज अमेंडमेंट जो आया वो आया बच्चे आरएफए के अंदर। तो आइए फटाफट, आरएफए सैलरी के अंदर हमारा था। तो मैं आपके साथ जो अमेंडमेंट है वो बात करूंगा, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। सैलरी के अंदर आरएफए था। आरएफए का याद करो, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो बातें हो सकती थी, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। और अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता था तो क्या मैं कह सकता हूँ, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में हमें पॉपुलेशन देखनी होती थी। जी हाँ, तो आपने नोट्स में भी लिखा होगा कि 25 लाख से ऊपर होता था। अभी आपको कुछ काटना नहीं है, सिर्फ समझिएगा। 25 लाख से ऊपर अगर होता था तो कितना परसेंट टैक्सेबल होता था बेटा? 15% ऑफ द सैलरी। 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होती थी, 15% ऑफ द सैलरी। फिर 10 लाख से 25 लाख, यानी कि अबव 10 लाख बट अप टू 25 लाख, तो होता था 10.5। और बेसिकली 10 लाख और बिलो इस पे होता था बच्चे 7.5%। ये मैं पुराना प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, 25%, सॉरी, 25 लाख से ऊपर होता था 15, 10 से 25 होता था 10%, और 10 या उससे कम होता तो 7.5%। अब बेसिकली इसमें एक अमेंडमेंट आ गई है, पॉपुलेशन के अंदर भी चेंजेस आ गए और परसेंटेज ऑफ द सैलरी। 15, 10, 7.5 कट के कितना हो गया बेटा? 10, 7.5 और 5, आपको ध्यान रखना है। और 25 लाख की पॉपुलेशन क्या हो गई है? 40 लाख। यानी कि अगर अब पॉपुलेशन 50 लाख है, ठीक है, रादर मैं ये बोलूँ कि 25 लाख, चलो एक बार सिर्फ इम्पैक्ट देख लेते हैं। 25 लाख हटके कितना हो गया? 40 लैक्स हो गया। और 10 लाख हटके कितना हो गया? 15 लाख। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 25 लाख को काट के 40 कर दिए, 10 को 15 कर दिए, और 25 को ऑब्वियसली 40 कर दिया, और नीचे 10 को 15 कर दिया। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं, 25 लाख हैज बीन रिप्लेस बाय 40 लैक्स, 10 लाख हैज बीन रिप्लेस विद 15 लैक्स। और ये सारे के सारे प्रोविजन है जो नए वाले हैं, कब से लग रहे हैं? 1/9/23। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा
वो 1/4/23 से लेके 31 मार्च 2023 होगा। और ये अमेंडमेंट कब से आई है? 1/9। यानी कि आप जिस साल का पेपर दे रहे हैं अभी, जो प्रीवियस ईयर है, तो उसमें ओल्ड प्रोविजन भी लग रहा है। कितने महीने के लिए बेटा? 5 महीने के लिए। और न्यू प्रोविजन भी लग रहा है 7 मंथ्स के लिए। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम अभी देखते हैं। लेकिन एक बार जरा हम देखते हैं सर जी, अगर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता तो क्या होता है? बेटा बहुत ही सिंपल है। नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में पहले क्या होता था? याद करो, सीधा सीधा पॉपुलेशन तो देखने नहीं होता था, सीधा सीधा क्या होता था? 15% ऑफ द सैलरी। और एक्चुअल हायर चार्ज विच इज लेस, ये 15% कट के कितना हो गया बेटा? 10%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 10 हो गया था, यहाँ पे 15 क्या हो गया? 10। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंसान है और 1/4 से लेके 31 मार्च, जो हमारा 23 24 है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 23 24। तो सर सपोज करो कि अगर नॉट ओन्ड वाले में होता और उसकी सैलरी, आप लगा लीजिए 12 लाख पर एनम है, तो हम कैसे निकालते सर? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो 15% ऑफ सैलरी है? कितने महीने की? 5 महीने की। तो ये वाला कितना हो जाता है बच्चे? 15% ऑफ 5 lakhs। और ये वाली कितनी है बच्चे? 10% ऑफ सैलरी। तो 10% कैसे निकलता? 10% ऑफ कितने महीने की सैलरी है? 7 मंथ्स की, तो क्या हो जाता? 7 lakhs। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही प्रोविजंस आपको याद रखने। ये चेंजेस तो हो गए हैं, बट 1/9 तक पुराना प्रोविजन लग रहा है और 1/9 के बाद अलग प्रोविजन लग रहा है। इसमें मैं आप बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चों के पास, जब जैसे मैं क्लास में कराता हूँ, गिरीश आहूजा सर की बुक करवाता हूँ, उसमें आरएफए का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आईसीएआई ने कोई ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं डाला हुआ फर्दर, लेकिन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक क्वेश्चन गिरीश आहूजा सर की बुक में है, वो आप जरूर इसको कर लीजिए बच्चा। ठीक है जी। तो ये हुई जी हमारी आरएफए की अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट और छोटी सी आरएफए में ये आई थी। तो अगर मैं समराइज करूं, आरएफए की अमेंडमेंट क्या हो गई बच्चे? जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है, आरएफए अगर मिल रहा है और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है, तो पॉपुलेशन जो 25 लाख थी वो 40 लाख हो गई, और जहाँ पे 10 लाख लिखा था वो 15 लाख हो गई। एंड 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5%। 15 होके कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। और नीचे जो 10 था वो 7.5 हो गया। और 7.5 कितना हो गया मेरा? 5% हो गया। ठीक है बच्चा। अब हम समझते हैं सर, एक पॉइंट ये आया कि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर कंपनी ने आरएफए प्रोवाइड करा है तो हम आरएफए की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको 1 साल हो गया, जैसे 23 24 में आरएफए दिया, तो मैंने वैल्यूएशन कर दी उसकी, जो भी आ रहा है, फर्निश्ड अनफर्निश्ड, नेक्स्ट ईयर भी वो वहीं पे ही है। नेक्स्ट ईयर भी ऑब्वियसली एम्प्लॉय नौकरी कर रहा तो मुझसे घर तो लूंगा नहीं, नेक्स्ट ईयर भी वो वहीं पे, जैसे 23 24 फर्स्ट ईयर था, 23 24 में रहा, वैल्यूएशन आ गई, 24 25 में वहीं पर ही है। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट जो आई है वो क्या कह रही है कि आरएफए जो दिया जा रहा है, दैट इज मोर देन वन प्रीवियस ईयर। 1 साल से ज्यादा दिया जा रहा है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी वैल्यू पिछले साल आई है बच्चे, पिछले साल मतलब जो ईयर 1 था, मैं उस वैल्यू को एक्सीड कर दूंगा। मेरा जो करंट ईयर में जब जो निकालूंगा ना मैं, वो एक अमाउंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। किससे नहीं जाना चाहिए? जैसे 1/4/23 24, ये फर्स्ट ईयर है, 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे मैंने आरएफए, मान लो टैक्सेबल आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी आरएफए प्रोवाइड करा गया, सो दिस इज द सेकेंड ईयर। तो बेसिकली मैं 1 लाख का सीआईआई कर दूंगा ऑफ 24 25 करंट ईयर का, एंड सीआईआई ऑफ 23 24। तो बेसिकली ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करो मैं सीआईआई के लॉजिक लगाए और ये कितना आ गया? 1.10 lakhs आ गया। ठीक है। तो क्या मेरा 24 25 में जो आरएफ है जो टैक्सेबल होगा, क्या वो 1,10,000 से ऊपर जा सकता है? आंसर इज नो, नहीं जा सकता। तो आइए इसी को रीड करते हैं। Where the accommodation is owned or taken on rent by the employer, and the same accommodation can be provided to the same employee, for more than one previous year, then the value of the perquisite as compared to above, टू मतलब वो जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है,
shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied with the amount which ratio of CI of the previous year is calculated to CI of the previous year which accommodation was initially provided to the employee. कहने का मतलब ये है कि 1,10,000 ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 की वैल्यू आ गई कैसे, कंसिडरिंग CI है, तो 24-25 का RFA की टैक्सेबिलिटी 1,10,000 से ऊपर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सर ये एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ये MCQ लेवल पर आ सकता है बच्चे, क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं ड्यूरिंग डेपुटेशन, और इसका आपने कुछ नहीं देखना। तो ये बेसिकली आपकी सैलरी की अमेंडमेंट थी। सैलरी की अमेंडमेंट एक बार समराइज कर देता हूँ, RFA में ही आई है, ठीक है, और वो मैंने आपके साथ बात कर दी है। PGBP के अंदर एक बहुत छोटी अमेंडमेंट आई है बच्चे, जो कि सेक्शन 35D में आई है। सेक्शन 35D क्या बोलता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपको अपने खर्चे दिखाने होते हैं, याद है, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। कंपनी होती है तो ये दोनों देखा जाता है, नॉन कंपनी होती थी तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देखा जाता था। तो बेसिकली वो सारी चीजें इंटैक्ट है, बस वो ये कह रहा है कि ये जो तुम रिपोर्ट बनाते हो ना, हैज टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंडिचर, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब आपको सबमिट करनी होती है। तो बेसिकली आपको कब सबमिट करनी है, नोटिफिकेशन के थ्रू बोला है, CBDT हैज वाइड नोटिफिकेशन टू रूल नंबर इंसर्टेड रूल, तो हमें कुछ याद नहीं करना, दैट स्टेटमेंट कंटेन पढ़ो अबव स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर, कौन से एक्सपेंडिचर, ये वाले मार्केट सर्वे हो गए, is required to furnish 1 month prior 1 month prior to the due date of furnishing the return of income। यानी कि अब ये कह सकते हैं, याद करो 35D में अगर आपको डिडक्शन लेनी पड़ती थी तो बेसिकली ऑडिट कंपलसरी हो जाता था, और अगर ऑडिट कंपलसरी हो जाता था तो 31 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, और अगर 31 अक्टूबर हो जाएगी तो ये वाली जो डिटेल्स हैं ये 1 मंथ बिफोर देनी है। 1 मंथ बिफोर देने का मतलब 30/9 को देनी है। इजी, क्लियर है जी। चलिए अब एक अमेंडमेंट करते हैं अदर सोर्स की, बड़ी अच्छी अमेंडमेंट आई है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अदर सोर्स की है, लेकिन आइए पहले मैं आपके साथ थोड़ी छोटी बातें कर लेता हूँ। एक आई है बच्चे अमेंडमेंट हमारी रिटर्न के अंदर, पहले हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। रिटर्न के अंदर जो मैं कीवर्ड है ये बता रहा हूँ, बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है 139A, याद करो पैन का होता था, पैन इज मैंडेटरी in all the documents pertaining to such transaction entered by him as we prescribe CBDT in this behalf। तो CBDT ने बहुत सारे पॉइंट दिए हुए थे, करंट अकाउंट खोलते हो, गाड़ी खरीदते हो, खर्चा करते हो, ऐसे बहुत सारे हमने पॉइंट डिस्कस करे थे। तो अब बेसिकली क्या हो गया, द रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी कोटिंग ऑफ पैन इज रिलैक्स्ड where a person does not have PAN and makes a declaration giving therein a particular such transaction। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप डिक्लेरेशन किस में दे सकते हो, फॉर्म नंबर 16। ठीक है, तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड प्रोवाइजो में लिखा है भाई पैन नहीं है तो फॉर्म 16 में डिटेल अपनी भर देना। लेकिन 10/10/2023, अब अमेंडमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग कंपनी और अ फर्म, यानी कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू किसको रिलैक्सेशन मिली है, कंपनी और फर्म को, who does not have PAN enters into such transaction has to make a declaration form number 60। अगर मैं आपको समराइज करूं, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन करती है फॉर्म 60 में। सर अगर मेरे पास पैन नहीं है एंड इफ आई एंटर इनटू सर्टेन ट्रांजैक्शन, तो पैन नहीं है तो फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, लेकिन दो लोगों को डिक्लेरेशन भी भरने की जरूरत नहीं है, फर्म को और कंपनी को, फर्म को और कंपनी को डिक्लेरेशन भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी अमेंडमेंट है, ये वाली बात आप न्यू पॉइंट ऑब्वियसली यही कह सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, सर क्या बोल रहे हैं। However, a foreign company who does not have an income chargeable and does not have a PAN and enters in the following transaction has to make a declaration form 60। Oh my God, अब ये क्या बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी को however a foreign company, और इतना डिटेल नहीं जा रहा है, डज नॉट हैव इनकम, डज नॉट हैव पैन, उसको डिक्लेरेशन तो करने की है रे बाबा।
उसको तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। कंपनी और फर्म में डोमेस्टिक कंपनी बाहर हो रही है, फॉरेन कंपनी नहीं हो रही है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इन ट्रांजैक्शंस के केस में द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एक फॉरेन कंपनी को डिक्लेरेशन देनी है किन किन केस में, अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है बच्चे, उसके बाद टाइम डिपॉजिट करते हैं 50,000 से ऊपर, या फिर होल्डर सर्टिफिकेट एनबीएफसी अंडर 45 AD, तो ये ऐसे ही है, कुछ इतना आपको खास इसमें देखना नहीं। बेसिकली फॉरेन कंपनी अगर ये ट्रांजैक्शन में आती है तो बेसिकली उसको पैन अगर नहीं है फिर भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। आइए, कुछ पॉइंट नए डल गए। वो ये कह रहा है एवरी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन हैज टू अप्लाई फॉर पैन इफ ही इंटेंड्स टू एंटर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो आपके पास पैन होना मैंडेटरी। अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसे को अगर आप डिपॉजिट करते हैं, क्या आप अमाउंट बता सकते हैं, 20 लाख और मोर। अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक, कितने रुपए, 20 लाख और मोर। या फिर अगर आप एक करंट अकाउंट खोलते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट खोलते हैं, तो बेसिकली ये जो चीजें हैं इसमें क्या करना पड़ता है बच्चे, आपको पैन नंबर आपके पास होना मैंडेटरी है। थ्योरेटिकल बात है बच्चे। आगे बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन फर्दर ये बताती है अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन और कोट पैन इन केस। ठीक है सर, अभी तो आपने ऊपर बोला कि पैन अप्लाई करना ही करना है, जी हाँ, कुछ लोग एक्सेप्शन है। द पर्सन मेकिंग द डिपॉजिट और विड्रॉल और ओपनिंग अ करंट अकाउंट इज अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट हो या फिर क्या हो, फॉरेन कंपनी। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है तो बेसिकली आपके ऊपर ये ऊपर के 3 पॉइंट नहीं लगे। ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड विद आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, हमें नहीं जानना इसके अंदर क्या है, आपको बेसिकली ये समझना। पहली बात तो भाई, ऊपर तुम करंट अकाउंट खोल रहे हो या 20 लाख विड्रॉ कर रहे हो तो बेसिकली अगर तुम नॉन रेजिडेंट या कंपनी हो तो बच सकते हो। दूसरी कंडीशन जो तुम्हें फुलफिल करनी है, तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन है वो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के साथ है। और तीसरी कंडीशन, आप जो नॉन रेजिडेंट हो या कंपनी हो, यू डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कि आपके पास कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अगर ऐसा है तो बेसिकली इफ यू डिपॉजिट कैश, इफ यू विड्रॉ कैश, इफ यू आर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, आपको पैन नंबर की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर क्या ये एग्जाम में आ सकता है, हाँ बच्चे, क्योंकि पैन और आधार वाले में ना अगर चेंजेस आते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपके साथ आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने बड़े ही सिंपल शब्दों में और 10 मिनट में हो जाएगी, और आप एग्जाम में इसी का उम्मीद कर सकते हैं कि ये आएगी एमसीक्यू लेवल पर, या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आरटीपी में भी दिया हुआ है ये इसके ऊपर, एंड आप लगा सकते हैं कि ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और ये किसके ऊपर आई है सर अमेंडमेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ, तो आइए एक बार समझते हैं हमने लाइफ इंश्योरेंस पे क्या पढ़ा हुआ था। हमने लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक एग्जेम्पशन करी हुई थी 1010D वाली, याद है। 1010D की एग्जेम्पशन क्या कहती थी कि ऑन मेच्योरिटी जो भी अमाउंट हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है ना। जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई, ठीक है, इन केस ऑफ मेच्योरिटी, मैं मेच्योरिटी से ये नहीं बोल रहा कि उस पर्सन की डेथ ही हुए, 20 साल की पॉलिसी थी, 20 साल प्रीमियम दिया, कुछ नहीं हुआ, सम एश्योर्ड वापस आ जाता। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बच्चे, वो पैसा क्या हो जाता है मेरा, एग्जेम्प्ट। कौन से सेक्शन के अंदर सर जी, 1010D। एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस ऑन मेच्योरिटी इज एग्जेम्प्ट। लेकिन कुछ केसेस में वो क्या हो जाता है बच्चे, टैक्सेबल हो जाता है। याद करो, एक हम लोगों ने पीजीबीपी के अंदर देखा था, अदर सोर्स में देखा था, दैट वाज स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। याद है बच्चे, स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी।
कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है, टैक्स के अंदर हमेशा। तो इवन इफ मेच्योरिटी पे पैसा मिल रहा होता है तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल। अब आप याद करिए, हम लोगों ने डिडक्शन चैप्टर में करा था कि अगर आपका प्रीमियम एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से ऊपर चला जाता है तो आपको 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। और उससे क्या होता था कि ऑन मेच्योरिटी जो पैसा मिलेगा तो 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो सारा पैसा आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकलेगा वो देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिली, सो दैट द अमाउंट इज ऑफर्ड फॉर टैक्स। हाउ मच अमाउंट देखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा था सर, अगर आपकी पॉलिसी बिफोर 1412 है, ये भी मैं सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ आपको, तो याद करो कुछ परसेंट होता था, कितने परसेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एक्सीड हो रहा है 20% ऑफ सम एश्योर्ड, तो आपको एग्जेम्पशन 1010 की नहीं मिलेगी, क्योंकि इफ इट एक्सीड्स तो 1010 नहीं मिलेगा। और 1/4/12 से 31 मार्च 13 के बीच में अगर एक्सीड हो गया 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो आपको ऑन मेच्योरिटी 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और 1/4/13 ऑनवर्ड्स, अब मैं इसको बोलूंगा 1/4/13 से लेके 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 आपके लिए कौन सा साल रिलेवेंट है, 23-24, तो कुछ चेंज आ गया उसमें। 31 मार्च 23 तक 10% ऑफ सम एश्योर्ड, अरे सर ये तो ऊपर जैसे है, बट याद करो बच्चे, हैंडीकैप के लिए 15% हो जाता था। सो इफ इट एक्सीड्स तो 1010 की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा जी, तो 1010 की एग्जेम्पशन मुझे नहीं मिली। सर अब नई बात क्या हो गई बच्चे, एक बात बताओ, आपके लिए रेलिवेंट ईयर कौन सा है, आपके लिए रेलिवेंट ईयर है 23-24। तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया। अच्छा, सेकंड में एक इंपॉर्टेंट बात, सर मेरा जो प्रीमियम है वो एक्सीड हो गया, इट मींस 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट अगर असेसी की डेथ हो जाए, अगर आपको पैसा ऑन डेथ मिल रहा है, ठीक है, तो भी क्या टैक्सेबल हो जाएगा, आंसर इज नो। इवन इफ योर प्रीमियम एक्सीड्स 20%, 10% और 15%, वॉट एवर, अगर डेथ की वजह से लीगल हेयर्स को पैसा मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। यही बात लिखी हुई है, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ इंश्योर्ड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो जो भी इंश्योर्ड है उसकी अगर डेथ हो गई तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसके हैंड्स में, लीगल हेयर्स के हैंड्स में। जो बंदे की डेथ हो गई उसके हैंड में थोड़ा ना कोई टैक्सेबिलिटी की बात करता है। सर क्या आपने अमेंडमेंट बता दी, नहीं बेटे, ये सब बातें तो पुरानी चल रही थी, अमेंडमेंट की बात तो मैं अब कर रहा हूं। सरकार ने ये न्यू पॉइंट आया बच्चे, सरकार कह रही है कि ये जो अब जो नई पॉलिसी इशू हुई है ना, कौन सी डेट से, 1/4/23 से, बोले तो 23-24 प्रीवियस ईयर है, तो 1/4/23 से, इफ प्रीमियम ऑफ अ सिंगल पॉलिसी, आपने एक पॉलिसी ली और अगर उसका प्रीमियम, प्रीमियम 1 साल का अगर एक्सीड हो गया 5 लाख पर एनम, तो आपको 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। देखो बच्चे, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, 1/4/23 से क्या हो गया, वो जो 10% वाली कंडीशन है ना, ये वाली, कि योर एल आई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 10%, वो तो है ही, अमाउंट पे भी लगा दिया, परसेंटेज तो 10% है ही। और ये बोल दिया कि अगर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है तो 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और वो एग्रीगेट क्या लिखा है वो देखेंगे एक बार, आइए। अब मैं आपके साथ, आपको कुछ बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, वो एग्जाम्पल से ही आपको सारा समझ आ जाएगा बच्चे। ठीक है, आप बस ये बातें सुनते जाइएगा कि क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल समझेंगे और पूरी पोजीशन समझ लेंगे। ठीक है बच्चे, आइए। सर जी ये पॉलिसी इशू कब हुई है सर,
पॉलिसी इशू हुई है बच्चे 1/4/23 को। अच्छा, तो ये तो पुराना वाला प्रोविजन हो गया। क्या ये अमेंडेड वाले प्रोविजन की बात है? नहीं, ये वाली पॉलिसी अमेंडेड वाली बात कब से लग रही है? 1/4/23 से। तो ये तो पहले का है, तो ये तो अपन को वैसे ही आता है। आइए देखते हैं। तो पॉलिसी डेट ये दे रखा है, प्रीमियम कितना दे रखा है? 6 लाख। सम एश्योर्ड कितना है? 60 lakhs। कैन आई से इट इज 10%? जी हाँ, सो इट इज विद इन द लिमिट्स। कैन आई से विद इन द लिमिट्स? बिल्कुल। तो आपको कंसिडरेशन कब मिली है? 1/4/11/23 को। ऑन मेच्योरिटी 70 लाख। क्या होगा बेटा इसका? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? कौन से सेक्शन में? 10(10)(d) में। यू गेटिंग द एग्जेम्पशन। आप नीचे पढ़ेंगे, आपको सारी बातें यही मिलेंगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है बच्चे कि अब पॉलिसी इशू कब हुई है? पॉलिसी डेट क्या है? 1/4/23। ओहो, ये तो लेटेस्ट वाली बात है। लेटेस्ट वाली बात है, मुझे दो बातें ध्यान रखनी है। 10% वाला कंडीशन तो है ही है, और एनुअल प्रीमियम 5 लाख भी चेक करना है। अगर एनुअल प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है तो 10(10)(d) मिलता है। अगर एनुअल प्रीमियम किसी भी साल ऑफ द पॉलिसी 5 लाख से एक्सीड हो गया तो 10(10)(d) नहीं मिलेगा मुझे। एनुअल प्रीमियम कितना है? 5 लाख। शुक्र है भगवान का। अगर 1 रुपये भी बढ़ जाता तो मैं 10(10)(d) से गया था। तो अमाउंट वाला तो ठीक है जो अमेंडमेंट आई। सम एश्योर्ड कितना है? 50 लाख। शुक्र है भगवान का। क्या मैं कह सकता हूँ मैंने 10% वाली कंडीशन भी मैं सेटिस्फाई करी, और 5 लाख है तो वो एब्सोल्यूट वाली भी करी है, तो मुझे 10(10)(d) की एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर मुझे 10(10)(d) की एग्जेम्पशन मिल रही है तो क्या 52 lakhs जो मुझे ऑन मेच्योरिटी मिल रहा है टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं बेटे नहीं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। पॉलिसी कब इशू हुई है? 1/4/23 को। अच्छा जी, अमेंडमेंट वाला पॉइंट। प्रीमियम कितना है? 6 लाख। हे भगवान, 6 लाख रुपए हो गया। सम एश्योर्ड कितना है? 60 लाख। सर जी 10% वाली कंडीशन तो फुलफिल कर दी, लेकिन एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा चला गया। अब नहीं बख्शे जाओगे। क्या तुम्हें 10(10)(d) मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्रीगेट प्रीमियम साल का, एनुअल प्रीमियम साल का 5 लाख से ऊपर हो गया। और अगर ये नहीं मिला तो यो क्या हो जाएगा भाई? जो भी पैसा मिला ऑन मेच्योरिटी 70 लाख क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख। ओके। अब आपको पहले तो सिंगल पॉलिसी का समझ आया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर लोगों ने क्या करा, लोग बहुत स्मार्ट है बेटा। लोगों ने कहा 5 लाख है तो ऐसा करते हैं, मतलब मेरी ना पॉलिसी, मेरे को एक पॉलिसी लेनी थी 8 लाख की। मुझे रोक दिया टैक्स एक्सपर्ट में किसी इंसान ने। कह रहा कि एक पॉलिसी मत ले, काम कर 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 4 पॉलिसी बना दे। मैंने कहा उससे क्या होगा? उससे ये होगा, सरकार कह रही है कि 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि क्या सरकार ये जो 5 लाख देख रही है, ये क्या ये पॉलिसी वाइज देख रही है? नहीं बेटे नहीं, 5 लाख रुपए एग्रीगेट है। तो सर अब क्या होगा? अब ये होगा भाई, तुम इन दोनों का टोटल कर लो। ये दोनों मिलके तो 5 लाख के अंदर अंदर है ना, तो इस पे तो 10(10)(d) की एग्जेम्पशन मिल सकती है आराम से। ये क्या बोल दिया सर आपने? आराम से सुनिए। मैंने 2-2 लाख की 4 पॉलिसी करा ली। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ये मेरा प्रीमियम है। ठीक है ना? 4 पॉलिसीज हैं, और ये क्या है मेरा? ये मेरा प्रीमियम जा रहा है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो बेसिकली सरकार कह रही है कि अगर तुम्हारी एक पॉलिसी से ज्यादा है ना, तो तुम अपनी चॉइस के हिसाब से 5 लाख तक के प्रीमियम को 10(10)(d) में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो क्या मैं 1 और 2 को एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर 3 और 4 ने क्या बिगाड़ा है आपका? बेटे देखो, अगर मैं एक बात बताओ,
सर 3 को भी साथ में ले लो ना, नहीं ले सकता ना, क्योंकि वो 5 लाख से एक्सीड हो जाएगा फिर। मैं अप टू 5 लाख एग्जेम्पशन ले सकता हूँ, अप टू 5 लाख की पॉलिसी सम प्रीमियम पे का ले सकता हूँ। तो सर क्या कॉम्बिनेशन 3 और 4 के लिए 10-10D ले लो, अगर मैंने 3 और 4 के लिए 10-10D ले ली तो फिर मैं 1 और 2 के नहीं ले सकता। या अगर मैंने 2 और 3 के लिए ले ली तो मैं 1 और 4 के लिए नहीं लूंगा। आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना है बनाओ, आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख का ही एग्जेम्पशन के एंगल से हैंडल करा जाए। इसको कैसे देखें सर, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, डोंट वरी, आराम से समझ आएगा आपको। अब आप एग्जाम्पल देखिए, मेरी 2 पॉलिसीज हैं। सबसे पहले मैं डेट ऑफ इशू देख रहा हूँ, ओहो अमेंडमेंट वाला पॉइंट, दोनों पॉलिसी नई नई है। पॉलिसी दो, इससे पहले के एग्जाम्पल में एक ही पॉलिसी होती थी। एनुअल प्रीमियम 3 लाख और 2 लाख, अच्छा जी, शुक्र है भगवान का, दोनों मिला के कितना बन रहा है, 5 लाख बन रहा है। तो क्या दोनों पे एग्जेम्पशन चल सकती है? चल सकती है सर, दोनों पे चल सकती है। ठीक है, एग्रीगेट इज विद इन 5 लाख, 2 पॉलिसी है, और जब मैंने पॉलिसीज का टोटल करा तो 5 लाख है। शुक्र है भगवान का। बस अब मुझे 10% चेक करना है, ये भी 10% बैठ रहा है, ये भी 10% बैठ रहा है, बढ़िया है जी। 10-10D की एग्जामेशन मिल जाएगी, यो भी एग्जाम्ट और ये भी एग्जाम। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम, एग्जाम्पल नंबर 5। 2 पॉलिसीज कब इशू हुई है? 1/4/23, अच्छा जी, नया वाला पॉइंट। अब मैंने इसका एग्रीगेट करा कि मैंने दोनों टोटल प्रीमियम कितना है, लो जी लो, एक्सीड हो गया 5 लाख से ऊपर, यानी कि सारी पॉलिसीज 5 लाख के अंदर तो नहीं आ रही। और इसका तो मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है, ये तो क्लियर एक्सीड हो रहा है, ये तो क्लियर एक्सीड है, तो ये तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। रही बात 4.5 लाख की, ये तो विद इन 5 लाख आ रहे हैं, और ये 10% भी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट। यानी कि इसके लिए तो 10-10D की एग्जाम्पशन मिल गई, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अभी और बेहतर एग्जाम्पल आएगा, ये वाला देखिएगा। सर जी 3 पॉलिसीज है, तीनों का जो एग्रीगेट है 3.5, 4.5, 10,50,000। तो क्या मैं सबको एग्जेम्प्ट करवा सकता हूँ? नहीं करवा सकता। कितने रुपए तक करा सकता हूँ? 5 लाख। और 5 लाख के अंदर कितनी पॉलिसीज फिट इन हो जाएंगी बेटा? पॉलिसी नंबर ए और पॉलिसी नंबर बी। तो बेसिकली ये वाली पॉलिसी एग्जेम्प्ट हो जाएगी 10-10D, ये वाली भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी 10-10D, और यहाँ पे 10-10D की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सी क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि आपका एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट भी अच्छा एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पॉलिसी नंबर एक्स, अच्छा जी, 1/4/22 की है ये तो लीग में ही नहीं है। इस पे तो इस पे क्या न्यू वाला पॉइंट लग भी रहा है? नहीं लग रहा। इस पे तो मुझे बस क्या देखना है कि अगर 10% के अंदर अंदर है तो क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना। 1/4/22 तो क्योंकि आ ही नहीं रहा था। तो प्रीमियम कितने का है? 5,50,000। सम एश्योर्ड कितना है बच्चे? सम एश्योर्ड कितना है? 55 लाख। क्या है 10% में ये? हाँ सर 10% में। सर क्या इसमें मुझे देखना है दैट इट एक्सीड्स 550? नहीं देखना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सारा का सारा पैसा एक्सेम्प्ट, एक्सेम्प्ट, एक्सेम्प्ट। बताइए, सबसे पहले क्लियर है बच्चे वाली बात? सर ये तो नई वाले में तो है ही नहीं ना ये, इसमें तो बड़ा सिंपल सी बात है, 10% के अंदर अंदर है, तो बस सिर्फ वही वाला पॉइंट लग रहा है। रही बात ए, बी और सी की, पहले तो आप ये समझिए कि ये एग्रीगेट की क्या कहानी है। एग्रीगेट तो एक्सीड हो रहा है, और ये तो इंडिविजुअल लेवल पे ही हो रहा है, तो इसको तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, टैक्सेबल। और ये दोनों मिला के 5 लाख बन रहे हैं, ये दोनों मिला के, आई एम सॉरी, कितने बन रहे हैं, 4.5 लाख। तो अगर ये दोनों मिला के 4.5 लाख बन रहे हैं, तो भाई क्या दिक्कत वाली बात है, 10-10D की एग्जामेशन मिल जाएगी ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। बस बेटे खत्म ही है। एक एग्जाम्पल नंबर 8 है,
और कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, एग्जाम्पल एड होने के बाद नीचे के एग्जाम्पल्स आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये, और पेपर में आने के चांसेस क्या है, केस स्टडी के एंगल से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। सर अब की बार कितनी पॉलिसीज है, 4। और देखते हैं, अरे सर ये भी न्यू वाला है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, और ये भी न्यू। और अगर मैं चारों का एग्रीगेट करूंगा तो 5 लाख से ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले तो ना, जो क्लियर दिख रहा है, यानी कि ये 6 लाख वाला, ये तो अपने में ही 5 लाख एक्सीड है, इसको तो बाहर करो। इसको तो मैं क्या करूंगा भाई, जो भी पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल, तो 5 लाख से ऊपर ही है ना। अब देखने वाली बात ये है कि सर अगर हम इस 4.5 के साथ में कुछ और जोड़ पा रहा हूँ, 5 लाख के अंदर नहीं जोड़ पा रहा हूँ, तो अगर तो मैंने यहाँ पे एग्जेम्पशन ले ली, तो मैं इन दोनों में तो नहीं ले पाऊंगा ना, क्योंकि मैं एग्रीगेट करके तो 5 लाख तक ही कर सकता हूँ। तो मान के चलो अगर मैं 4.5 लाख, तो दो कॉम्बिनेशन बन गए। एक तो भाई तू 4.5 लाख पर 10 10 डी की एग्जेम्पशन ले ले, क्योंकि 5 लाख के अंदर अंदर है। क्या मैं पॉलिसी ए को इसमें जोड़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि फिर 5.5 लाख का प्रीमियम हो जाएगा। और अगर 5.5 लाख का प्रीमियम हो गया तो मैं, आप नहीं कर सकते ऐसा, आपको 5 लाख के अंदर अंदर के प्रीमियम को ही रखना है, और मैं 1.5 को भी नहीं ऐड कर सकता। तो ऑब्वियस बात है कि बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, टैक्स। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इन दोनों को एग्जेम्प्ट करा लूं 10 10 डी की एग्जेम्पशन के लिए। उससे क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि बेटे पैसा जब ज्यादा आपको जिस पे मिल रहा है, कौन सी डेट को मिल रहा है, चाहे 23 में, फ्यूचर में मिलेगा, मुझे पता होता है कि मुझे अगर कुछ नहीं हुआ तो कितना पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं तो एग्जेम्पशन पॉलिसी एक्स को 10 10 डी की एग्जेम्पशन दूंगा ना। सर ए को भी दे दो, बेटे 5 लाख तक के प्रीमियम को ही 10 10 डी की एग्जेम्पशन मिल सकती है। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर जी, ये आपका सारा का सारा एग्जाम्पल नंबर 10 आपका सेम फंडा से होमवर्क में हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये आपकी हो गई जी LIC से रिलेटेड अमेंडमेंट। एक छोटी सी बात और अदर सोर्स के अंदर इसी से रिलेटेड आई है कि सर जैसे कि अगर तो 10 10 डी के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाती है तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर 10 10 डी नहीं मिला, तो हमें जो भी सम रिसीव होगा ऑन मेच्योरिटी, क्या वो पूरा टैक्सेबल हो जाता है? जैसे कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रीमियम है 6 लाख का, सम एश्योर्ड है 1 करोड़, और सम एश्योर्ड 1 करोड़ है, ठीक है। और मैं कितने साल से प्रीमियम दे रहा हूँ, 10 साल से दे रहा हूँ, ठीक है। और अब पॉलिसी मेच्योर हो गई, मेच्योर बोले तो 10 साल खत्म हो गए, 10 साल की पॉलिसी थी, तो मुझे कितने रुपए मिल गए, 1 करोड़ मिल गए। और ये पॉलिसी इशू कब से हुई थी, 1/4/23। तो 1/4/23 से 10 साल खत्म हो चुके हैं, 1 करोड़ मिल गया। अब आप मुझे बताइए, ये जो सम रिसीव्ड है, ठीक है, जब पॉलिसी मेच्योर हो गई तो कितना मिलेगा, 1 करोड़। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं जो जो प्रीमियम पे करा है, क्या वो मेरा खर्चा नहीं है? जी हाँ है। कितने रुपए का खर्चा है सर जी, 6 लाख का। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 60 से, तो क्या आ जाएगा, 60 लाख। बट 1 मिनट, यहाँ रोकूंगा आपको। आपको याद होगा कि ये जो प्रीमियम होता है इसकी डिडक्शन 80C में मिलती है, और मान के चल लीजिए कि 80C में हर बार डिडक्शन 1,50,000 की मिली है।
तो मैं प्रीमियम का खर्चा 6 लाख बोलूं, या मैं ये बोलूं मैंने जब 6 लाख पे करे तो 1.5 लाख की तो डिडक्शन मिल गई, तो मेरा खर्चा 4.5 लाख का है। करेक्ट आंसर है आपका खर्चा 4.5 लाख। सर अगर मुझे प्रीमियम की डिडक्शन 1 लाख की मिली होती तो भाई मैंने पे करा 6 लाख, डिडक्शन मिल गई मुझे 1 लाख की, तो मेरे लिए खर्चा क्या हो जाता है बेटा, 5 लाख। तो बेसिकली अभी हमारे एग्जाम्पल में 4.5 × 10, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो 60 लाख नहीं होगा बेटा ये, जो भी डिडक्शंस हो गई वो तो ऑब्वियसली अब मैं प्रीमियम का खर्चा नहीं बोलूंगा। और आपके लिए टैक्सेबल क्या हो जाएगा बच्चे, 55 लाख। भाई ये सब क्लियर है। तो बेसिकली ये वाली अमेंडमेंट 56 to 11 के अंदर, सॉरी 13 के अंदर, आपको ये जो भी लिखा हुआ है साइंटिफिक तरीके से, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये वाला पॉइंट कर सकते हो। ठीक है बच्चा। अब बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट रह गई है, टीडीएस के अंदर एक अमेंडमेंट आई है, और टीडीएस के अंदर अमेंडमेंट आई है 194A के अंदर। 194A के अंदर इन्होंने, सरकार ने एक नोटिफाई करा है, एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। 194A में आपको बता देता हूँ, बेसिकली इंटरेस्ट होता था, ठीक है, और टीडीएस कितना काटा जाता था, 10%। और लिमिट होती थी, याद करिए, 40,000, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। तो बेसिकली नोटिफिकेशन के थ्रू बोला गया कि एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट होगा, कहाँ पे इशू होगा, ये पोस्ट ऑफिस में। तो इसके बारे में बताया गया कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 में ही आया, इज अ वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 years, 2 साल के लिए ये स्कीम बस, फ्रॉम 1 April 2023 to 31 March। इट ऑफर्स अ मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ 2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन। आप जितनी भी वुमेन है, ठीक है, और अ गर्ल, ठीक है, तो ये सिर्फ लड़कियां खुलवा सकती हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के। और आप कितना अमाउंट डाल सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी कितनी है, 2 लाख की। ब्याज भी लिखा हुआ है, हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि 2 लाख के ऊपर जो भी ब्याज आएगा, क्या उस पर टीडीएस कटना है, नहीं कटना। वो ये बोल रहे हैं, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, नो टैक्स अंडर 194A वुड बी डिडक्टेबल। तो ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन द इंटरेस्ट पेड और क्रेडिट अंडर द स्कीम, सिंस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड नॉट एक्सीड 40,000। क्योंकि बेटा अगर 2 लाख है और उसका 7% है, तो बेसिकली 40,000 की लिमिट ही ऊपर नहीं जा रही। तो सरकार ने क्लैरिफिकेटरी नोट पे भी डाल दिया कि भाई टीडीएस मत काटिए, मत काटिए, मत काटिए। कहिए साहब, क्लियर है। अब टीडीएस के अंदर एक आखिरी अमेंडमेंट जो आई है, वो है विनिंग, वो जो ऑनलाइन विनिंग है ना। ऐसा हो सकता है बच्चे पेपर में आपको ये दिख जाए, और ऑनलाइन विनिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सी बात बोलूंगा मैं। सेक्शन कौन सा है जी, 194B है। तो अब जैसे देखते हैं Dream11 हो गया, या कोई भी गेम्स लोग खेल रहे हैं आज के टाइम पर, यूट्यूबर ऑनलाइन में जो भी है, तो क्या सर वो टैक्सेबल होती है, बिल्कुल टैक्सेबल होती है। कितने रेट पे होती है, 30% पे। और मैं Dream11 की बात करता हूँ, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको जो भी धनराशि दी जाती है, ठीक है, वो किस परसेंट पे टैक्सेबल है, 30%। एट द सेम टाइम अगर आपको पैसा दिया जा रहा है तो उस पर टीडीएस कट जाएगा बेटा, कितना परसेंट, 30%। टैक्स रेट भी 30% है और टीडीएस भी 30% है। तो अब ये दोनों पैराग्राफ्स रीड कर सकते हैं, जिसमें यही लिखा हुआ है कि आप जीत रहे हैं, आप चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, तो कितने परसेंट पे टैक्सेबल हो जाएगा, 30%। Such net winnings from online game during the period would be chargeable to tax under section 115 BBJ. The tax would be calculated on net winning। हमें net winning और इसके अंदर इतना गहरा नहीं जाना। मुद्दे की बात यह है, टीडीएस रेट भी यही है और इनकम टैक्स रेट भी यही है। अब इसके अंदर जो एक रेलेवेंट बात मैंने करनी है, एक केस में टीडीएस नहीं कटेगा, आपको ये गहरा अंदर नहीं जाना है, बस आपको एक चीज समझनी है। एक केस में टीडीएस नहीं कटेगा, जो भी गेमर है अगर वो जीते हैं Dream11 में, अगर आपका टोटल अमाउंट विड्रॉन, या आप कह सकते हैं विनिंग, आप महीने की 100 रुपए कमाते हो, तो मैं आपके अकाउंट में जो वो विनिंग अमाउंट डाल रहा हूँ, आई एम सॉरी, तो मैं आपके अकाउंट में जो विनिंग अमाउंट डाल रहा हूँ वो 100 रुपए या उससे कम है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
ये पेपर में आने के कोई चांस नहीं है। पेपर में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बस ये देख सकते हैं। कई बार हो जाता है ड्रीम इलेवन हो या और भी कई गेम्स हो सकते हैं जिसमें ये बोला जाए कि जी हम पैसा तो नहीं दे रहे, लेकिन हम जो गिफ्ट है जो विनिंग है वो काइंड में दे रहे हैं। तो आपको याद है लॉटरी में हमने बात करी थी। तो सर टीडीएस का क्या होगा? मान लो आप एक गेम जीते और आई हैव टू पे यू, और ऑब्वियसली कैश में नहीं काइंड में, मोबाइल फोन 1 लाख रुपए का। तो जब तक आप 1 लाख के ऊपर 30% का टैक्स जमा नहीं करा देते, मैं आपको वो काइंड की गिफ्ट नहीं दूंगा। क्लियर है बच्चे बात? तो ये लिखा हुआ है। और अगर कैश और काइंड होता और अगर कैश सफिशिएंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू इंश्योर दैट यू पे द रिस्पेक्टिव टैक्स। जब आप इसके ऊपर पूरा 30% सरकार को जमा कर देंगे, आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको मोबाइल फोन दे दूंगा। अगर नहीं है, आई विल नॉट रिलीज द गिफ्ट टिल देन। क्लियर है बच्चे? और इसके सर्कुलर्स ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का आपको रीड करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे? अब हमने लास्ट करा था, वैसे ही हम लोगों ने क्लास में कवर करा था। याद है आपको टीसीएस का पॉइंट था? टीसीएस का बच्चे, तो बेसिकली टीसीएस के अंदर ये अमेंडमेंट वैसे हमने क्लास में कैप्चर करी हुई है। ठीक है, टीसीएस में याद करो बच्चे कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज डीलर से परचेज करते थे, लाइक आपको बाहर पढ़ाई करने जाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ओवरसीज टूर पैकेज है, या एनी अदर रीजन, चार मेन होते थे: एजुकेशन, मेडिकल, ओवरसीज टूर पैकेज एंड एनी अदर रीजन। तो बेसिकली आपको अगर आप डॉलर्स परचेज करते हैं, तो आप अगर 2 लाख रुपए के डॉलर खरीद रहे हो, तो वो कहता था कि भाई 1% और दे दो, जो भी परसेंटेज होता था। अब से टीसीएस कलेक्ट करा जाता था कि भाई डॉलर खरीद रहे हो तो पैसे वाले हो गए, तो कुछ तो टीसीएस दे दो। तो इसके अंदर कुछ चेंज आया है बच्चे। ये चेंज बेसिकली ऑब्वियसली मॉड्यूल में था, ठीक है, बट इसमें सर्कुलर के थ्रू 2-3 क्लैरिफिकेशंस आई हुई हैं, बस और कुछ नहीं है। तो 4 कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बच्चे रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो पहला है आपका एजुकेशन प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट। वो ये कह रहा है कि कोई टीसीएस नहीं चाहिए, 7 लाख रुपए तक का फॉरेन एक्सचेंज खरीदोगे कोई टीसीएस नहीं है। और उसके बाद मान लो टोटल 10 लाख रुपए का फॉरेक्स खरीदा है मैंने, तो पहले 7 लाख पे तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा, और उससे आगे वाले पे, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा है 3 लाख, उस पे कितना टीसीएस का रेट और देना पड़ेगा मुझे? 5%। यानी कि जब मैं 3 लाख रुपए का डॉलर खरीद रहा हूँ, तो मुझे 3 लाख तो देने ही देने हैं, मुझे 3 लाख का 5% और देना है, दैट इज 15,000 रुपये, तो मैं 3,15,000 देना पड़ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया एजुकेशन मेडिकल। सर दूसरा क्या लिखा है? अरे सर दूसरा अगर आप ध्यान से पढ़े, रेमिटेंस आउट ऑफ लोन obtained from financial institution as referred under 80 for the above education। सर ये भी एजुकेशन का है। बस थोड़े कीवर्ड याद रखना बेटा, 80 ये और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी एजुकेशन है, बस एक सेपरेट कैटेगरी बना रखी है। तो कोई टीसीएस नहीं है अप टू 7 लाख। और ऊपर वाले में 7 लाख से ऊपर कितना रेट था? 5। इस वाले में कितना है बेटा? 0.5%। सर लाइफ में अगर मैंने दोनों से दो, मैंने टोटल थोड़ा सा एजुकेशन लोन के लिए ऊपर वाले, और ये तो 7 लाख 7 लाख अलग अलग लिमिट है, नहीं बच्चे टोटल लिमिट होती है ये 7 लाख की। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले एजुकेशन पर्पज के लिए 7 लाख ले सकता हूँ, नीचे वाले के लिए 7 लाख ले सकता हूँ, तो टोटल 14 लाख पे कोई टीसीएस नहीं लगे, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली वो जो लिमिट है 7 लाख की, वो टोटल लेवल पर ही है, 1 to 1 नहीं है जो कैटेगरीज है। ठीक है बच्चों? रेमिटेंस फॉर पर्पस अदर देन मेंशन्ड इन 1 और 2, तो ये कैटेगरी हो गई आपकी अदर में। अब इसमें क्या हो गया कि अगर आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तो इसमें क्या हो गया बच्चे कि अगर 1/10/2023 से पहले है, तो कोई भी टीसीएस नहीं है अप टू 7 लाख, अदर पर्पस पे कोई भी टीसीएस नहीं। और यहाँ पर भी कोई भी टीसीएस नहीं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर है तो 5% है। और 1 अक्टूबर के बाद से वो 5% चेंज हो गया, कितना हो गया बेटा, 20%। यानी कि पहले तो कुछ भी नहीं है, फिर 5 है, और पहले 7 पे कुछ भी नहीं है, और फिर 20 है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज ओवरसीज टूर पैकेज। ओवरसीज टूर पैकेज होता है बच्चे कि आप डी पॉल्स और उनसे खरीदने जा रहे हो, तो कितना है भाई, 5% विदाउट एनी लिमिट। तो इस पे तो कोई लिमिट ही नहीं होती थी। ऊपर के 3 पे तो 7-7 लाख की लिमिट है, ओवरसीज टूर कोई लिमिट नहीं है। और इसमें क्या है जी, 5%। और अब क्या हो गया, 5% अप टू 7 लाख, और 7 लाख से ऊपर अगर है तो 20%। तो बेसिकली यही लिमिट्स हम लोगों ने क्लास में देखी हुई हैं। तो बेसिकली आपको ये सारी लिमिट्स याद रखनी है बच्चे, क्योंकि इस पे थोड़ा सा सर्कुलर अमेंडमेंट आ गई तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बस इसमें छोटे छोटे बातें क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन करना, वेदर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 7 लाख इज एप्लीकेबल ऑन, ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, अप्लाइज सेपरेटली टू वेरियस पर्पस, एजुकेशन, हेल्थ। मतलब सबके लिए 7-7 लाख रुपए माफ है पहले, ऐसा नहीं है, टोटल लेवल पर है। तो बेसिकली कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है। बाकी अब इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ऐसा जस्ट एक एग्जांपल बना हुआ। सिंस देर आर टू टीसीएस रेट, फर्स्ट 6 मंथ एंड नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो थ्रेशोल्ड अलग अलग है। मतलब पहले 6 महीने के लिए भी 7 लाख की लिमिट, फिर अगले, अब क्योंकि नया हो गया तो 7 लाख, ऐसे थोड़ा ना होता है सर। पूरे साल की टोटल लिमिट है ना। एक तो कंबाइंड लिमिट, और पूरे साल की क्या है जी हमारी टोटल लिमिट है। सर मैं अलग अलग ऑथराइज डीलर से ले लेता हूँ, उनको पता ही नहीं लगेगा कि 7 लाख कब है। मतलब मान लो मेरे को एजुकेशन के लिए लेना है, उससे मैंने 7 लाख लिए, उसने कहा अरे पहले 7 लाख तो माफ है, फिर मैं दूसरे डीलर के पास चला गया, ऐसे थोड़ा ना होता। तो बेसिकली इट इज नॉट ऑथराइज डीलर वाइज, इट इज टोटल कि मैं कितना ले रहा हूँ। ठीक है बच्चे? तो बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाइज, और ये बेसिकली आप अब हल्के फुल्के रीड कर सकते हो, और मैंने आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें बता दी हैं। इससे ज्यादा डिटेल, आई मीन बेसिक रीडिंग आपको करनी है, ये एक दो और केसेस दे रखे हैं। ठीक है, इसको आप जो मैंने मार्क करे हुए हैं हल्के से देख लेना, लेकिन इतने ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने सारी की सारी अमेंडमेंट्स कैप्चर कर ली हैं। एट लास्ट मैं आपको ये बोलूंगा, आरएफए का एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गिरीश ओझा सर की बुक में है बच्चे। ठीक है, और अगर अब मैं समराइज करूं कि डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट सर कहाँ कहाँ आई थी, सैलरी के अंदर आई थी, आरएफए के अंदर पीजीबीपी 35D, अदर सोर्स में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आ गया, ये 5 लाख से ऊपर होगा तो 1010D एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगी। देन पैन नंबर के लिए आ गया कि फॉरेन कंपनी, सॉरी कंपनी और फर्म के लिए फॉर्म 60 भी भरने की जरूरत नहीं है। देन टीडीएस के अंदर एक आ गया 194A में, महिला सम्मान योजना में टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा 194BA, जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो उस पे 30% का टैक्स है, टीडीएस भी 30% है। 100 रुपये महीने की विनिंग होगी तो टीडीएस नहीं लगेगा। काइंड में अगर होता है तो पहले आप जो विनर है उसको बोलिए जाके टैक्स पे करे, उसके बाद होगा। देन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये जो ओवरसीज का हमने देखा। तो आई होप ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स आपको क्लियर है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।